रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। रिवर्स चार्ज में आज हम लोग को पढ़ना है। और रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज का मतलब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बातें हमको पढ़ना है कि रेसिपिएंट किस किस सिचुएशन में रेसिपिएंट जो है लायबल होगा, रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ लगेगा, किस किस तरह के सप्लाई पे, ठीक है। तो देखिए थ्योरी में जो दिया है यहाँ से रीडिंग मारिए, क्या लिखा है पढ़ लीजिए वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स। इंस्टेड मतलब इसके जगह पे, ठीक है। सप्लायर के जगह पे रेसिपिएंट लायबल होगा GST पे करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स चार्ज, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट GST being an indirect tax, burden of tax has to be passed on to the recipient. In case of reverse charge mechanism, the burden to pay tax is on the recipient, ठीक है। बर्डन, पेमेंट का भी बर्डन रेसिपिएंट में है, रेसिपिएंट के पास ही है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। बट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST, डिपॉजिट टैक्स, फाइलिंग रिटर्न with the state government has been shifted from supplier to recipient। ये सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल है। अगर GST का पेमेंट अगर रेसिपिएंट करेगा गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट पे करेगा GST पेमेंट, अगर रेसिपिएंट कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, तो लायबिलिटी भी तो रेसिपिएंट का ही बनेगा सारा मतलब हमारा रिटर्न फाइलिंग, डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिपॉजिट करने का लायबिलिटी, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का लायबिलिटी, ये किसका बनेगा? सारा रेसिपिएंट का बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रति सारा लायबिलिटी किसका है? रेसिपिएंट का। इसलिए GST पे करने का भी, टैक्स डिपॉजिट करने का भी और रिटर्न फाइनल करने का भी वही चीज़ यहाँ लिखा है, ठीक है ना। चूँकि बर्डन GST का रेसिपिएंट के पास आ गया, इसलिए डिपॉजिट ऑफ टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद द गवर्नमेंट शिफ्ट हो गया कहाँ से? सप्लायर के हैंड से रेसिपिएंट के हैंड में, ठीक है। तो अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर इज नॉट लायबल, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर इज नॉट लायबल, ठीक है। रेसिपिएंट इज लायबल फॉर टैक्स डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ GST, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ GST, सारा लायबिलिटी किसके पास आ गया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट के हाथ में, ठीक है। तो ये आपका जो है, अच्छा, किस किस सिचुएशन में आपका रिवर्स चार्ज जनरली लगता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ रिवर्स चार्ज और सिनेरियो। पहला, जो सप्लायर है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है। पहला सिचुएशन आ गया कि सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा, 2 पार्टी है, ठीक है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट जो है इज लायबल टू पे GST। उस केस में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST। दोनों कुछ नहीं होगा, तकिया लगा। समझ में आया बात? तकिया पूरा 4 बरका। समझ में आया बात? एकदम सिंपल टॉपिक है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जिन पे हमेशा रिवर्स चार्ज ही लगता है, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वही लिस्ट पढ़ना है हम लोग को। मेन आज जो पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से सर्विसेज हैं जिस पे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, ठीक है।
समझ में आया बात, जिसपे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। लिस्ट ऑफ सर्विसेज ज़्यादा है, लिस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कम है। ठीक है, पहला सिचुएशन कि जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तब रिवर्स चार्ज लगेगा। दूसरा, जब सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया है कि नहीं, जीएसटी पे करने का लायबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट के पास होगा। ठीक है ना, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट दैट रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो ये दोनों के बीच में देखो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो ये दो सिचुएशन में जनरली जो है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जब जीएसटी का रूल बनाया गया तो उसमें कुछ सर्विसेज को और कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स को ऐसा किया गया कि वो सारे में आपका जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। जैसे कि ये लिस्ट आपको दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये लिस्टिंग गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट में ही मेंशन है कि ये सारे गुड्स के सप्लाई पे रिवर्स चार्ज ही लगेगा। क्या क्या है पढ़ लीजिए। पहला है बीड़ी का सप्लाई, दूसरा टोबैको सप्लाई, तीसरा सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट, सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, बीड़ी, रैपर्स, लीवर्स। ठीक है, और फिर आपका कैशोनट, नॉट सेल्ड और पिल्ड। ठीक है, तो ये सारे गुड्स अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका जो है रिवर्स चार्ज ही लगेगा। रेसिपिएंट ही लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक भाई? हमने पढ़ा रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज में क्या होता है भाई? लायबिलिटी टू पे जीएसटी, ठीक है, इज ऑन रेसिपिएंट। ठीक है, पहला पार्ट ये पढ़ा। दूसरा समझे हम लोग कि रेसिपिएंट इज लायबल। किस चीज़ के लिए लायबल है वो? पहला, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो कैसे पेमेंट करेगा जीएसटी का? तो उसका अगर रिवर्स चार्ज में हो रहा है ट्रांजैक्शन तो रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर डिपॉजिट ऑफ टैक्स, डिपॉजिट ऑफ टैक्स का लायबिलिटी भी रेसिपिएंट के ऊपर। फिर आपका कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स भी रेसिपिएंट ही करेगा। और फिर आपका रिटर्न फाइलिंग भी रेसिपिएंट ही करेगा। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग भी रेसिपिएंट ही करेगा। तो ये सारा आपका जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। अब ये सिचुएशन कब आता है? जनरली दो सिचुएशन, दो ही केस में ऐसा हो सकता है। जहाँ पहला, सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड, सप्लायर इज नॉट, आरपी का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, आरपी का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन। अब नॉट उसके आगे लगा दिए तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है।
तो पहला केस हो गया कि सप्लायर नहीं है रजिस्टर्ड, तो भाई रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को ही पे करना पड़ेगा। दूसरा हो गया सिचुएशन कि भाई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर और रेसिपिएंट। किस चीज़ का एग्रीमेंट है? दैट recipient is liable to pay GST। इस चीज़ का एग्रीमेंट है, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन में जो भी एक होगा, ठीक है, उस केस में हमारा रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी एक्ट में ही मेंशन कर दिया गया है कि ये सारे सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज के, या ये सारे सप्लाई ऑफ गुड्स पे रिवर्स चार्ज ही लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो वो मेंशन है वो तो उस पर रिवर्स चार्ज ही लगना है, ठीक है ना। इन जनरल उस पर रिवर्स चार्ज ही लगना है, जो ऑलरेडी जीएसटी एक्ट में मेंशन है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कुछ ये दिया हुआ आइटम आपको, मेन लिस्ट जो है आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे आइटम हैं, 15-16 आइटम, वो सारे हम लोग को आज समझ लेना है। कोशिश करना है कि साथ समझ लें पूरा का पूरा। आइए, सबसे पहला है इसमें आपके पास सबसे पहला ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज देखिए लिखा हुआ, सर्विस विच टैक्स विल बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपको दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जिसमें कि रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है, पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। ओके, क्लियर। अब देखिए पहला आइटम क्या है। पहला आइटम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला आइटम, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है। रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी सामान एक जगह से दूसरे जगह बाय रोड जा रहा है, ठीक है ना। तो उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी शॉर्ट में हम लोग जीटीए बोलते हैं। यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या कर रहा है, ठीक है ना, आपके सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपके सामान को गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह सामान को वो ले जाने का काम करता है। बाय रोड, रोड से जा रहा है, ट्रक है या आपका सपोज ट्रक नहीं है, मिनी ट्रक भी आजकल होता है, ठीक है, ट्रेलर भी होता है, बड़ा बड़ा ट्रक जो बहुत लंबा 32 चक्का वाला होता है, ठीक है। उस तरह का आपका कोई ट्रांसपोर्ट है, यानी आप व्हीकल है आपके पास, आप उससे यूज करते हैं सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब एजेंसी वर्ड है, यानी ऑब्वियसली वो किसी और के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड, ठीक है,
ये रजिस्टर्ड पर्सन है, आरपी यानी रजिस्टर्ड पर्सन, हम लोग पहले ही आपको बताया, यानी एक्स लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, और यहाँ जीटीए है, जीटीए जो सामान आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। ठीक है, ये हमारा जीटीए जो है सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। जीटीए जो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, जीटीए जो सर्विस दे रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? जीटीए क्या प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? एक्स लिमिटेड को। ठीक है, तो जीटीए यहाँ हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस। जीटीए क्या हो गया? सप्लायर ऑफ सर्विस। और एक्स लिमिटेड क्या हो गया? तो रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ओके, क्लियर बात। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक्स लिमिटेड को। ठीक है, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है हो सकता है कि रजिस्टर्ड हो या ना भी हो, दो केस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो रजिस्टर्ड पर्सन हो भी या ना भी हो। अगर ये यूआरपी है यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी का मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े कि अगर सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड नहीं है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट ऑफ जो है वो रजिस्टर्ड है, तब तो हमारा लगेगा ही लगेगा रिवर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। इस सिचुएशन में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो ऑलवेज रिवर्स चार्ज लगेगा, आरसीएम लगेगा। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऊपर में हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने जो अभी सिचुएशन दिया कि भाई जीटीए यूआरपी है यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ऑब्वियसली आरसीएम लगेगा, यानी रेसिपिएंट यानी एक्स लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर बात। अब क्वेश्चन उठता है कि नहीं, अगर मान लीजिए कि जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन है, तब क्या सिचुएशन आएगा भाई? अगर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन है तब भी क्या आरसीएम लगेगा? अब दोनों रजिस्टर्ड हो गया, देख लीजिए, ये भी रजिस्टर्ड और ये भी रजिस्टर्ड है एक्स लिमिटेड, तो इस केस में भी लग सकता है आरसीएम। तो जीएसटी का रूल बोलता है भाई इसमें ऐसा करो ना कि जीटीए कितना टैक्स देता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, जीटीए अगर ये दोनों के बीच में, अगर ये दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया है कि रेसिपिएंट पे करेगा जीएसटी, ठीक है, रेसिपिएंट पे करेगा जीएसटी, एग्रीमेंट ऐसा हो गया है कि रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट जो अभी हम लोग पढ़े, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, अगर ऐसा एग्रीमेंट हो गया है तो ऑब्वियसली इस केस में तो आरसीएम ही लग जाएगा फिर से। ठीक है, अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टी के बीच में कि रेसिपिएंट ही जीएसटी पे करेगा, तो इसमें आरसीएम ही लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो बोल रहा है नहीं 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 हम पे करेंगे खुद, जीटीए बोलता है कि नहीं हम खुद पे करेंगे, हम अपना जीएसटी खुद पे करेंगे क्योंकि हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं
रेसिपिएंट का बोलता नहीं आपको नहीं पे करना, हम खुद पे करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद पे करना चाहता है जीएसटी, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? जहाँ सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। अब ये कितना जीएसटी पे कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ये देखना पड़ेगा। अगर यहाँ देखिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये 5% अगर जीएसटी पे करता है तो इसमें इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पेमेंट तो जीटीए कर रहा है लेकिन 5% पे कर रहा है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोग को, ठीक है, कि जब भी कोई इनपुट टैक्स आता है उसका क्रेडिट मिलना है कि नहीं। तो नो आईटीसी अगर 5% कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, किससे? ऑब्वियसली रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा जीटीए। अगर 5% जीटीए कलेक्ट कर रहा है तो नो आईटीसी, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी किसको नहीं मिलेगा, समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीटीए ने कलेक्ट किया टैक्स, जीटीए ने कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया भाई? ऑब्वियसली एक्स लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड ने इसको जीएसटी पे किया 5%। तो किसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, किसके लिए इनपुट टैक्स माना जाएगा 5%? एक्स लिमिटेड के लिए कि जीटीए के लिए? हाँ जी, इनपुट टैक्स किसका होगा ये, एक्स लिमिटेड का कि जीटीए का? हेलो, ये किसका होगा जी? एक्स लिमिटेड के लिए इनपुट टैक्स है कि जीटीए के लिए? अगर जीटीए कलेक्ट कर रहा है टैक्स तो जीटीए तो सप्लायर है ना, इनपुट टैक्स ये किसका माना जाएगा 5%? अरे तुम लोग सब भूल गया क्या जी? ये दिक्कत है। अरे इनपुट टैक्स कौन सर्विस अवेल कर रहा है? सर्विस कौन अवेल कर रहा है? बोलता ही नहीं है। अरे सर्विस कौन अवेल कर रहा है जी? एक्स लिमिटेड सर। तो इतना बोलने में 1 घंटा लग गया तुम लोगों को। तो एक्स लिमिटेड अगर सर्विस अवेल कर रहा है तो उसी के लिए ना इनपुट टैक्स होगा वो 5%। जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसी के लिए ना इनपुट टैक्स है। तो आईटीसी किसको नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली द रेसिपिएंट। अगर जीटीए 5% टैक्स लेता है रेसिपिएंट से तो नो आईटीसी अलाउड टू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि 5% रेसिपिएंट ने टैक्स दिया, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि नहीं 5% नहीं 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए 12% टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो इस केस में आईटीसी अलाउड होगा। ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आया जी? तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत भी जीटीए पे कर सकता है टैक्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आरसीएम ही लगेगा हमेशा। आरसीएम दो पहला केस जो हम यहाँ बनाए थे कि यूआरपी अगर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऑलवेज आरसीएम ही लगेगा, वहाँ कोई
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला सिचुएशन ये। दूसरा ये था कि भाई एग्रीमेंट है, दूसरा था कि एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन है जीटीए जरूर, लेकिन जीटीए और एक्स लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट है कि हम जो जीएसटी पे करेगा वो रेसिपिएंट पे करेगा, तो भी उस केस में आरसीएम लगेगा। क्लियर बात? ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि नहीं, जीटीए बोलता है कि नहीं हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हम ही पे करेंगे जीएसटी, हमारा लायबिलिटी है, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर 5% ही कलेक्ट कर रहा है जीटीए, अगर रेसिपिएंट से वो 5% है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। किसको? रेसिपिएंट को। अगर रेसिपिएंट से वो 12% कलेक्ट कर रहा है जीटीए, तो उस केस में आईटीसी अलाउ होगा। किसको? रेसिपिएंट को। ठीक है, आईटीसी अलाउड टू रेसिपिएंट, क्योंकि जिसका वो इनपुट टैक्स है उसी को ना आईटीसी मिलेगा। इनपुट टैक्स तो रेसिपिएंट का है, आईटीसी रेसिपिएंट का बात कर रहा है। अलाउड और डिसअलाउड दोनों ही रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये फॉरवर्ड चार्ज में 5% अगर पे हो रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% पे हो रहा है तो आईटीसी मिलेगा। अब आइए आरसीएम। आरसीएम में भी तो 5% 12% हो सकता है कि नहीं, रेसिपिएंट 5% जीएसटी पे कर रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे नो आईटीसी। आरसीएम ही पे कर रहा है रेसिपिएंट, लेकिन 12% पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आईटीसी अलाउड है। ठीक है, आईटीसी अलाउड होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जीटीए का स्ट्रक्चर ये है, सिंपल अगर बात करें तो अगर वो आरसीएम के थ्रू जा रहा है या एफसीएम के थ्रू। ठीक है, आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज, तो एक केस में तो हमेशा रिवर्स चार्ज लगेगा जब जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसमें कभी भी फॉरवर्ड चार्ज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा केस होगा कि अगर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो भी आरसीएम लग सकता है, लेकिन उस केस में एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में कि जीटीए और एक्स लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट है कि लायबिलिटी जो है जीएसटी का वो रेसिपिएंट का होगा, तब जाके रिवर्स चार्ज लगेगा, तब एक्स लिमिटेड जो है लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कलेक्शन कर सकता है, और जीटीए अगर 5% कलेक्ट करता है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% कलेक्ट करता है तो आईटीसी मिलेगा। सेम सिचुएशन है वहाँ आरसीएम में भी, अगर रेसिपिएंट 5% टैक्स जमा करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर रेसिपिएंट 12% जमा करता है गवर्नमेंट को टैक्स, तो आईटीसी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? लिख लिए? हाँ सर, लिख लिया जी? लिख लिया सर। हाँ, हाँ सर। चलो लिख लिया तो अच्छा बात है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, देखिएगा ध्यान से। पागल है, सुबह से एक करता है, 3 बार ऐसे ही करता है।
GTA आपका सपोज रजिस्टर्ड पर्सन है, RP। रेसिपिएंट आपका ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। लेवी सपोज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हुआ, फॉरवर्ड चार्ज GTA बोल रहा है कि हम खुद पे करेंगे, ठीक है। GST जो है सपोज, लेकिन GST जो पे किया जा रहा है वो 5% GST पे हो रहा है, तो ITC अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड। अभी हम लोग पढ़े कि अगर 5% देगा तो ITC नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। GTA सपोज रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऑब्वियसली जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो ऑलवेज FCM ही लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। कभी भी RCM लग ही नहीं पाएगा। RCM के लिए तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। यहाँ अगर 5% पे कर रहा है, GST कलेक्ट कर रहा है GTA 5%, तो ITC नॉट अलाउड, ठीक है। ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ भी FCM ही लगेगा। जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगना है। GST जो कलेक्ट हो रहा है वो 12% के रेट से कलेक्ट हो रहा है। 12% का मतलब यहाँ क्या है भाई, 5 और 12 का मतलब क्या, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 5% का मतलब हो गया भाई 2.5% CGST, 2.5% SGST। CGST और SGST ये हमेशा इक्वल रखता है। उसी तरह 12% का मतलब हो गया 6% और 6%, CGST और SGST, ठीक है। दोनों मिलाकर 12 है ये। तो 12% अगर लग रहा है तो यहाँ पर ITC अलाउड है। अलाउड है कि नहीं अलाउड है, यहाँ पर समझना यह है। तो आंसर होगा नॉट अलाउड। हम गलती से लिख दिए हैं, आंसर होगा नॉट अलाउड। क्यों भैया, ITC अवेल करने के लिए भी तो रेसिपिएंट को रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। यहाँ तो रेसिपिएंट ही अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तब ना उसको ITC अलाउ करेगा, वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर भी आपका ITC नॉट अलाउड। क्या रीजन यहाँ इस केस में सिंपल है कि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना, इसलिए डिसअलाउड है। सिंस रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसलिए ITC इसको नहीं मिलेगा। अरे ITC अवेल करने के लिए भी तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा GST में, ये तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है रेसिपिएंट, तो ITC कहाँ से मिलेगा उसको। ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे हो रहा है 12%। अब यहाँ पर मिलेगा ITC अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट। समझ में आया बात? हाँ जी, लिख लिया। ITC लेने के लिए तो रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है ना। अब ये URP है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ लगेगा RCM। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि रेसिपिएंट ही केवल यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन है, तो RCM ही लगेगा। अब यहाँ अगर 5% टैक्स कलेक्शन हो रहा है, टैक्स जो RCM के थ्रू GST पे कर रहा है रेसिपिएंट, वो 5% है, तो ITC नॉट अलाउड।
ठीक है, ये यूआरपी है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आरसीएम ही लगेगा, कोई और उपाय है ही नहीं। लेकिन जो जीएसटी पे कर रहा है रेसिपिएंट 12% पे कर रहा है, तो आईटीसी अलाउड होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, इसीलिए यहाँ एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं जीएसटी तुमको देना है, इसीलिए एग्रीमेंट के तहत आरसीएम लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो एग्रीमेंट के तहत लग रहा है लेकिन 5% जीएसटी पे कर रहा है, तो ये नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ भी आरसीएम लग रहा है एग्रीमेंट के तहत, जीएसटी 12% पे कर रहा है, लेकिन यहाँ जब जीएसटी 12% पे करेगा तो आईटीसी अलाउड। ठीक है, लिख लिए, समझ में आया बात? लिख लिया जी? हाँ सर। अब ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को, फिर से आपको याद रखने का सिंपल तरीका बता रहे हैं, याद रखने का कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, आईटीसी मिलना है या नहीं, तो आप ध्यान से देखिए सारा एग्जाम्पल में। ठीक है ना, सारा एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ 5% लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ नॉट अलाउड ही लिखा हुआ है, आईटीसी नहीं मिलेगा। 5% अगर जीएसटी चाहे एफसीएम के थ्रू पे करे चाहे आरसीएम के थ्रू पे करे, आईटीसी नहीं मिलेगा, है ना। 5% एफसीएम में भी आईटीसी नॉट अलाउड, 5% आरसीएम में भी आईटीसी नॉट अलाउड। लेकिन जहाँ जहाँ 12% लिखा हुआ है अलाउड, अलाउड, अलाउड। केवल एक चीज़ में जगह अलाउड नहीं है, चूँकि यहाँ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड था, इसलिए, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए भी तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तब ना आप आईटीसी लोगे। ये 12% में आईटीसी अलाउड है, तो याद आपको तो यही रखना है ना कि 5% आरसीएम में पे करे चाहे एफसीएम में, आईटीसी नहीं मिलेगा। 12% में अगर हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आईटीसी मिलेगा, चाहे एफसीएम के थ्रू टैक्स पे हो चाहे आरसीएम के थ्रू टैक्स पे हो। ठीक है, केवल चूंकि आईटीसी लेने के लिए तो जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन कराएगा ना, नहीं तो कहाँ क्लेम करेगा आईटीसी के लिए। आईटीसी तो जीएसटी का ना प्रोविज़न है, तो उसको जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना आईटीसी लेने के लिए। क्लियर? चलो, तो जीटीए का ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग थ्योरी में भी पूछता है। ठीक है ना, थ्योरी में भी आप इसी तरह से अपना एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं उसको कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिस तरह से अभी हम आपको समझाए उसी तरह से आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं कि जीटीए का रूल्स अगर जीएसटी में पूछेगा तो आप थ्योरी में जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम आपको बताए उसी तरह आप भी समझा सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई रजिस्टर्ड पर्सन, नाम बहुत सारा एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। कोई भी फैक्ट्री क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है,
फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है। कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है, एनी बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है, किसी भी तरह का रेसिपिएंट, कोई भी रेसिपिएंट हो, ठीक है ना, रेसिपिएंट को कोई भी हो, पार्टनरशिप फर्म और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनी टाइप ऑफ रेसिपिएंट। हम इसीलिए कॉमन एग्जांपल आपको लिखे, रेसिपिएंट याद रखना आपको। थ्योरी में पूछेगा तो आप भले इसमें लिख सकते हैं कि एनी कॉर्पोरेट एसएससी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कैपिटल, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जो रेसिपिएंट है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, ठीक है, सर्विसेज का, तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम के थ्रू पे कर सकता है जीएसटी, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जीटीए को जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और 5% पे करेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% पे करेगा तो आईटीसी मिलेगा। बस इतना ही तो याद रखना है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। कोई भी रेसिपिएंट हो, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन, एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रेसिपिएंट हो सकता है, कोई भी रेसिपिएंट हो सकता है उस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, ठीक है। इसीलिए हम कॉमन आपको रेसिपिएंट याद रखिए, या तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग सकता है, अनरजिस्टर्ड के केस में तो कभी नहीं लग सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी ऊपर पढ़ें कि रेसिपिएंट अगर लायबल है जीएसटी पे करने के लिए तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसके लिए, ठीक है। अगर वो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना चाहता है तो बिना रजिस्ट्रेशन का कैसे जीएसटी पे करेगा? तो रजिस्टर्ड पर्सन होना ही चाहिए रेसिपिएंट, तभी आरसीएम लग सकता है, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, पहला हो गया। दूसरा केस में आइए, कोई भी एडवोकेट, क्या लिखा है दूसरा पढ़िएगा, सप्लाई सर्विस सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट। अच्छा, कोई भी कोर्ट में केस चलता है तो एक पब्लिक जो है अपना लॉयर अपॉइंट करता है, जिसको दूसरे वर्ड में हम लोग एडवोकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो पब्लिक के बिहाफ में लॉयर ही कोर्ट के सामने, जज के सामने जाके अपना पॉइंट रखता है क्लाइंट के लिए, ठीक है ना। तो वो लॉयर का बात हो रहा है यहाँ पर कि वो जो कोट पहन के, काला कोट वाला पर्सन जो है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर भी आरसीएम लगेगा। लेकिन फिर भी यहाँ एक ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है लॉयर के केस में भी, कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। एडवोकेट के केस में भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, तो किसको सर्विस देगा भाई? तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट को देगा। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट तभी ना लायबल होगा, जीएसटी पे करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना ही चाहिए, रेसिपिएंट कोई भी हो। रेसिपिएंट कैन बी एक्स लिमिटेड, रेसिपिएंट कैन बी फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म, रेसिपिएंट कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट, जो अभी ऊपर पढ़े हम, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट, उसका कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, रेसिपिएंट कोई आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है। तो रेसिपिएंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में, तभी ना रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं तो कैसे लगेगा? कैसे रेसिपिएंट जीएसटी को पे करेगा, ठीक है। तो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एडवोकेट मान लो कि रजिस्टर्ड है, एडवोकेट सपोज रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। एडवोकेट सपोज रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमारा दो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा फिर से। एडवोकेट रजिस्टर, बहुत बड़ा एडवोकेट है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा कर रखा,
ठीक है, तो यहाँ आरसीएम भी लग सकता है और एफसीएम भी लग सकता है। इस केस में हमारा एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एडवोकेट, यहाँ पर एडवोकेट जो है पहला वाला सिचुएशन में एडवोकेट यूआरपी है, ठीक है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम ही लगेगा, लेकिन यहाँ एडवोकेट आरपी है यानी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एफसीएम भी लग सकता है। कब? एफसीएम भी लग सकता है अगर एडवोकेट बोलता है नहीं हम अपना टैक्स खुद ही देंगे, हम जो है टैक्स खुद ही देंगे, वो अपना लायबिलिटी खुद एज्यूम करना चाहता है कि नहीं हम ही पे कर देंगे जीएसटी, तो एफसीएम लगेगा। आरसीएम लगेगा, यहाँ पर भी आरसीएम लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता है। जो ऊपर सिचुएशन पड़े वही कि अगर दोनों पार्टी के बीच में भाई एग्रीमेंट हो गया, यहाँ तब लगेगा कि एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी के बीच में एडवोकेट और उसका जो रेसिपिएंट है, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई जीएसटी जो है आरसीएम के थ्रू पेमेंट करना है। तो जब जीएसटी आरसीएम के थ्रू पेमेंट करेगा तो फिर ऑब्वियसली हमारा रेसिपिएंट लायबल हो जाएगा। क्लियर? तो आरसीएम भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एफसीएम भी लग सकता है जहां एडवोकेट खुद पे करेगा अपना। यहाँ पर इस तरह के सर्विसेज में सप्लायर कौन है? एडवोकेट। एडवोकेट इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है, सप्लाई कर रहा है ये सर्विस। क्लियर? आजकल बड़ा बड़ा फर्म होता है एडवोकेसी का, ठीक है ना, लीगल फर्म होता है, लीगल फर्म, लीगल फर्म बहुत सारे पार्टनर इसमें होते हैं, ठीक है ना। लीगल फर्म में पार्टनर कौन होता है? बहुत सारे जो लॉयर होते हैं ना इसमें पार्टनर हैं। तो जो लीगल फर्म, बहुत बड़ा लीगल फर्म अगर है वो, तो अगर इसमें बहुत सारे पार्टनर हैं तो ये लीगल फर्म रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो जब लीगल फर्म रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर लीगल फर्म जो है बड़ा है, बहुत सारे पार्टनर मिल करके एक फर्म बना दिए लीगल फर्म, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो जब वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो एफसीएम लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन यहां पर भी आरसीएम लग सकता है, फिर वही बात आएगा। आरसीएम यहां कब लगेगा? जब यहां एग्रीमेंट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट के तहत आरसीएम लग सकता है, लेकिन इन जनरल इस तरह के केसेस में जहां लीगल फर्म एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है वहां एफसीएम ही लगेगा। ये स्पेशल केस हो गया कि भाई दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है ना, कि नहीं आरसीएम के थ्रू क्लाइंट ही पे करेगा जीएसटी, ठीक है। यहाँ रेसिपिएंट कौन होगा? तो क्लाइंट। क्लाइंट यानी जो सर्विस ले रहा है उस लॉयर का, ठीक है, जिसका केस लड़ रहा है कोर्ट में, ठीक है ना। लॉयर जो है जिस आदमी के लिए केस लड़ रहा है, ठीक है, वो उसका क्लाइंट है। तो क्लाइंट अगर कोई एक्स लिमिटेड है, क्लाइंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा आरसीएम लग सकता है, ठीक है। आरसीएम तभी लगेगा जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है। अब छोटा कोई आदमी है जिसका ऊपर कोई ज़मीन का केस चल रहा, मान लो कि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तब और लीगल फर्म जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या लगेगा भाई? एफसीएम लगेगा। कॉमन सेंस यूज करना है आंसर देते समय कि भाई अगर लीगल फर्म रजिस्टर्ड है यानी एडवोकेट रजिस्टर्ड है और जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आरसीएम कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। ऊपर भी समझे हम लोग, ठीक है, ऊपर में भी हम लोग समझे कि भाई अगर हमारा रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, यहाँ देखिए लिखे हैं अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, तो एफसीएम ही ना लगेगा, आरसीएम लग ही नहीं सकता है। आरसीएम लगने के लिए आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ जी,
हाँ सर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो हो गया बात खत्म। 3 नंबर में आते हैं। तीन नंबर क्या है पढ़ लीजिए। 3 नंबर की 4 नंबर 3 नंबर पढ़ लिए थे हम लोग। 3 तो कर लिए थे ना। 3 तो हो गया। 4 नंबर 4 नंबर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉरपोरेट और ए पार्टनरशिप फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अभी देखिए स्पॉन्सरशिप में कौन सर्विस दे रहा है और कौन सर्विस रिसीव कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मान लीजिए पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी ये अभी इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप का ये स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को पेप्सी जो है स्पॉन्सर कर रहा है। तो इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करेगा, है ना, जो हमारा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ, ठीक है, क्रिकेट कंट्रोल का जो बोर्ड है इंडिया में, बीसीसीआई, वो ऑर्गेनाइज करेगा। तो पेप्सी कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है उस क्रिकेट वर्ल्ड कप को। अब कैसे पता चलेगा कि स्पॉन्सर कर रहा है? अभी आप देखते होंगे कि टाटा में, अभी सॉरी टाटा बोलते हैं, आईपीएल जो हो रहा है वो टाटा आईपीएल हो रहा है। इस साल जो हुआ आईपीएल उसको टाटा आईपीएल हो। इसके पहले वाले 2022 में अगर आप देखिएगा तो टाटा आईपीएल नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे वीवो आईपीएल, है ना, वीवो आईपीएल बोलते थे ना। अब ये हो गया टाटा आईपीएल 2023 में। क्यों? क्योंकि टाटा स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को, इसीलिए वो टाटा आईपीएल हो गया। पहले वीवो था, ठीक है, क्यों? वीवो कंपनी जो है वो स्पॉन्सर कर रही थी आईपीएल को। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है। हमको समझना है कि स्पॉन्सर का जो हो रहा पार्ट, उसमें सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है। आपको क्या लगता है? पैसा दे रहा है स्पॉन्सरशिप करने के लिए, स्पॉन्सरशिप करने के लिए पेप्सी कंपनी ने बीसीसीआई को 500 करोड़ रुपया दिया, पे किया। पेप्सी कंपनी 500 करोड़ रुपया बीसीसीआई को पे कर रहा है उस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए। तो अब आप बताइए कि इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस रेसिपिएंट कौन है? स्पॉन्सरशिप जो सर्विस है, ये जो सर्विस है स्पॉन्सरशिप करने का, इसका सप्लायर कौन है और इसका रेसिपिएंट कौन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पॉन्सरशिप तो हो गया, लेकिन अगर आप ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसमें सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे कि हमारा क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि इस स्पॉन्सर्स के केस में हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है? इसमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, सर्विस प्रोवाइडर जो है ये बीसीसीआई है। ये सर्विस प्रोवाइडर यानी सप्लायर, ठीक है, ये सप्लायर है।
सर्विस सप्लायर ये है, और पेप्सी कंपनी जो है यहाँ सर्विस का रेसिपिएंट है। ठीक है, सर्विस का रेसिपिएंट माना जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस में बीसीसीआई जो हुआ वो सर्विस सप्लायर हुआ और पेप्सी कंपनी सर्विस का रेसिपिएंट हुआ। ठीक है, समझ गए बात? तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, बीसीसीआई इन कभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा क्योंकि वो बिजनेस करता ही नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने का क्या पड़ता। यानी ये यूआरपी है, और ऑब्वियसली पेप्सी कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा। ठीक है, जीएसटी सर्विस पे लगना है, उसमें कोई शक नहीं है, यहाँ ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, जीएसटी लगना है। तो अब जीएसटी पे कौन करेगा? जीएसटी ऑब्वियसली पेप्सी कंपनी पे करेगा, यानी रेसिपिएंट पे करेगा। यानी किस बेसिस पे करेगा? तो आरसीएम के थ्रू पे करेगा। ठीक है, आरसीएम के थ्रू जीएसटी पे करेगा पेप्सी कंपनी गवर्नमेंट को। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में जनरली हम एक एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में सप्लायर कौन होगा, जो है, अगर सिंपल लॉजिक एकदम समझिए तो 500 करोड़ दिया कौन? 500 करोड़ तो पेप्सी दिया, तो जो पेमेंट कर रहा है ना वही स्पॉन्सरशिप का रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट यानी बायर, हम लोग पहले रेसिपिएंट को अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो सामान खरीदने वाला या सर्विस जो रिसीव करने वाला, तो वही ना देगा पैसा। जो सामान खरीदता है वही ना पैसा देता है, और जो सर्विस लेता है वही ना सर्विस पैसा देगा। तो इस तरह से समझिएगा तो एकदम इजी है भाई। पेप्सी कंपनी पैसा दिया बीसीसीआई, यानी पेप्सी कंपनी हो गया रेसिपिएंट। वीवो दे रहा है तो वीवो हो गया रेसिपिएंट। टाटा दिया तो टाटा हो गया रेसिपिएंट। इस तरह से समझ लीजिए, एकदम इजी है। पैसा जो दे रहा है भाई वही रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट का डेफिनेशन भी पढ़े थे ना, याद है ना? हु इज लायबल टू पे, पहला ही पॉइंट था ये कि जो सर्विस या गुड्स के सप्लाई के लिए लायबल है पे करने के लिए, उसी को हम रेसिपिएंट बोलेंगे। यहाँ लायबिलिटी किसका है? पेप्सी कंपनी का, वीवो कंपनी का, टाटा आईपीएल का। तो इसीलिए पेप्सी कंपनी, टाटा और वीवो जो है वो रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमेशा आरसीएम ही लगेगा इस तरह का स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में। ठीक है ना, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हमेशा आरसीएम ही लगेगा। अब ब्रांड एम्बेसडर का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। विराट कोहली ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर किस चीज़ का भाई? ब्रांड एम्बेसडर यानी ब्रांड को प्रमोट करता है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं रोलेक्स वॉच का। ठीक है, विराट कोहली इज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोलेक्स वॉच, यानी रोलेक्स वॉच का वो ब्रांड को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर सर्विस, ये भी सर्विस ही हुआ, एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब कौन सर्विस दे रहा है समझिएगा बात। विराट कोहली जो है ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो विराट कोहली क्या फ्री में करेगा ब्रांड को प्रमोट? करेगा फ्री में प्रमोट? नहीं करेगा। कौन पैसा देगा विराट कंपनी को? ऑब्वियसली रोलेक्स वॉच पे करेगा इसको। विराट कंपनी को पे किया सपोज 100 करोड़ रुपए कि भाई मेरा रोलेक्स वॉच का तुम प्रमोशन करो, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ उसका। तो विराट कोहली को 100 करोड़ मिला। पैसा कौन दिया? रोलेक्स वॉच ने। तो ऑब्वियसली सर्विस का रेसिपिएंट कौन हो गया? अभी हम आपको सिंपल सा समझाएं कि जो पैसा पे करने के लिए लायबल है वही रेसिपिएंट है, और डिफिनेशन भी यही है रेसिपिएंट का, आप देख लीजिए। ठीक है, व्हेन देयर इज ए कंसिडरेशन द पर्सन इज लायबल टू पे इज रेसिपिएंट।
अगर कंसिडरेशन है तो जो पे करने वाला है वही रेसिपिएंट। तो यहाँ तो रोलेक्स वॉच पे करेगा, तो रेसिपिएंट कौन हुआ? ठीक है, प्रोवाइडर कौन हो गया? सर्विस का सप्लायर ये हो गया। अब यहाँ ऑब्वियसली विराट कोहली अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और ये रेसिपिएंट जो है यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन होगा। ठीक है, तो अब जीएसटी कौन पे करेगा? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन यानी रेसिपिएंट यानी रोलेक्स वॉच पे करेगा। समझ में आया बात? तो कभी कभी स्पॉन्सरशिप की जगह ब्रांड एम्बेसडर लिख देगा, बात एक ही है। ठीक है ना, कि ब्रांड एम्बेसडर का सर्विस प्रोवाइड किया गया विराट कोहली के द्वारा रोलेक्स वॉच को, तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? ऑब्वियसली रोलेक्स वॉच अंडर द आरसीएम। यहाँ आरसीएम लगेगा, ये आरसीएम के तहत जीएसटी पे करेगा रोलेक्स वॉच। ठीक है, रेसिपिएंट है सर्विस का, फिर भी वो जीएसटी पे करेगा अंडर द आरसीएम। क्लियर? समझ में आया बात? कोई दिक्कत? क्लियर है ना जी? हाँ सर। चलो, अब नेक्स्ट है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या है नेक्स्ट 5 नंबर पढ़िए। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कोई भी। तो इस सारे केस में अगर किसी भी तरह का सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है किसी कंपनी को, किसी बॉडी कॉरपोरेट को, क्या लिखा है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल, यानी किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को अगर सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके में क्या पे किया जाएगा? आरसीएम के थ्रू ही जीएसटी पे किया जाएगा। ठीक है ना, तो कंपनी, फर्म और बॉडी कॉरपोरेट इज लायबल टू पे जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर बात? ठीक है, तो ये एकदम सिंपल टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं। किसी भी तरह का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है, उसके लिए हमारा कोई भी तरह का, अब जैसे 5A, 5 और 5A में अंतर क्या है? बस अंतर इसमें अदर देन लिखता है, यहाँ लिखेगा रेंट का। ये 5A में क्या है? तो रेंट का बात करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज़मीन खाली था, मान लो यहाँ पर ये ज़मीन है, लैंड है, इसका ऑनर सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। ये 100 एकड़ का हमारा लैंड है, वैकेंट पड़ा हुआ है, वैकेंट। तो गवर्नमेंट को अप्रोच किया रिलायंस कंपनी ने, रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अप्रोच किया कि भाई इस वैकेंट लैंड को आप हमको दे दीजिए, हम यूज करेंगे। गवर्नमेंट ने इसको लीज पे दे दिया और लीज के बदले में आरआईएल जो है इसको क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। ठीक है, रेंट पे कर रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट जो हो गया, इस केस में गवर्नमेंट इज द सप्लायर। इस लीज सर्विस का गवर्नमेंट जो है सप्लायर हुआ और जो आरआईएल हुआ वो रेसिपिएंट है। तो जीएसटी कौन पे करेगा? तो आरआईएल पे करेगा अंडर द आरसीएम। ये जीएसटी पे करने के लिए ये लायबल है। ठीक है, तो किसी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या आपका लोकल अथॉरिटी के पास है, जो भी वो लीज पे अगर किसी को दे रहा है रेंटल बेसिस पे, किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी भी क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, एनी बॉडी कॉरपोरेट को, तो वो जीएसटी पे करने के लिए रेसिपिएंट लायबल होगा अंडर द आरसीएम। गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और बाय एनी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिखा है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा रहा है,
हमने एग्जाम्पल आपको वैकेंट लैंड का दिया, ठीक है। घर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, बंगला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हजारीबाग में आप देखो बहुत सारा बंगला जो है, डाक बंगला वगैरह क्या कर दिया गया है, शादी घर में कन्वर्ट हो गया। हम आपको रिसेंट एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल देते हैं हजारीबाग का, ठीक है। बहुत सारा डाक बंगला को अभी शादी घर बन गया। तो शादी घर ऐसा थोड़ी ना गवर्नमेंट ने बेच दिया, नहीं। वो क्या किया कि डाक बंगला को लीज पे दे दिया। किसको? जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करना चाहता है। तो कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट, मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास डाक बंगला था, यहीं पर देखो कारमल चौक के पास डाक बंगला पहले था, अब वो बन गया शादी घर। ये डाक बंगला को गवर्नमेंट ने लीज पे दे दिया, ठीक है। इसके बदले में इसको रेंट मिल रहा है, ठीक है। किसको दे दिया? मान लेते हैं मिस्टर ए को दे दिया। तो मिस्टर ए को पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब मिलेगा इसको। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर ये आरसीएम के तहत उस पर जीएसटी भी पे करेगा, आरसीएम लगेगा। मिस्टर ए अब इस पे शादी घर चला रहा है, डाक बंगला में शादी घर खुल गया है, वहाँ शादी होता है, पार्टी होता है, बर्थडे पार्टी होता है, इंगेजमेंट पार्टी होता है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा हजारीबाग में आप प्रॉपर्टी देखिएगा, गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी को किसी को लीज पे दे दिया है, और जो पर्सन लीज पे लिया है वो उसको यूज कर रहा है अपने बिजनेस पर्पस के लिए। बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। नीलांबर पीताम्बर चौक पे भी है इसी तरह एक, ठीक है। तो बहुत सारा है। समझ में आया बात? सेम चीज़ है ये 5A, 5B, 5C, तीनों में सेम चीज़ है। सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय योर ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। डेवलपमेंट राइट हम किसी को प्रॉपर्टी दिए हैं डेवलप करने के लिए। जैसे डाक बंगला गवर्नमेंट ने दे दिया मिस्टर ए को कि भाई तुम इस पर अपना बिजनेस करो, तो मिस्टर ए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब उसको लीज पे देगा गवर्नमेंट। किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट देगा ही नहीं लीज पे, ठीक है ना। हम लोग शुरू में भी पढ़े कि बेनिफिट क्या है जीएसटी का भाई, तो गवर्नमेंट का टेंडर मिलेगा। बेनिफिट ऑफ जीएसटी में ये है कि जो गवर्नमेंट का टेंडर निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइएगा तब ना आपको जीएसटी में, गवर्नमेंट के टेंडर में अप्लाई कीजिएगा। पढ़े थे बेनिफिट ऑफ जीएसटी में। ठीक है। उसी तरह ये भी है सेम, लॉन्ग टर्म लीज हम किसी को लीज पे दे दिए हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी अपना सलामी वगैरह चार्ज रेंट पे ही बेच लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी हमारा जीएसटी जो है आरसीएम के थ्रू ही पे किया जाएगा। कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का, ठीक है, डायरेक्टर के रूप में उसको एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखे हैं देखिए, नॉट इन ए कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। वो डायरेक्टर जरूर है कंपनी का लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। और डायरेक्टर को जो सर्विस दे रहा है कंपनी का, कोई डायरेक्टर है हमारा जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक्स लिमिटेड का सपोज डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर सर्विस दे रहा है इसको, तो इस सप्लायर ऑफ सर्विस ये हो गया। और एक्स लिमिटेड हो गया रेसिपिएंट। ठीक है। अब इस सर्विस के बदले में एक्स लिमिटेड जो है इसको पेमेंट कर रहा है 5,000 रुपये पर मंथ सपोज। तो इस 5,000 रुपये पे जो जीएसटी बनेगा, जो भी बनेगा हमारा जीएसटी, ये कौन पे करेगा? तो रेसिपिएंट, यानी आरसीएम के थ्रू अंतर्गत पे किया जाएगा रेसिपिएंट के द्वारा। ठीक है। बशर्ते वो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर तो नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट हम लोग पढ़े थे जैसे, ठीक है ना, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पे जीएसटी नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ लिखे हैं कि नॉट इन ए कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी का।
समझ में आया बात? अब इसी तरह नेक्स्ट है 7 नंबर, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, LIC कंपनी, एग्जांपल लेते हैं LIC का। इसका कोई एजेंट है, इंश्योरेंस एडवाइज़र, बहुत सारा आजकल एक एजेंट को एडवाइज़र बोलता है, एक ही बात है, इंश्योरेंस एडवाइज़र। एजेंट नाम थोड़ा ख़राब लगता था तो उसको एडवाइज़र लिखने लगा, बात बराबर है, एडवाइज़र बोलिए या एजेंट बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी ये एजेंट है, LIC का प्रोडक्ट बेचता है। ये क्या करता है? LIC का प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं LIC का इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत तरह का है, ठीक है ना। तो वो सारे एडवाइज़र क्या करता है, उसके लिए सेल करता है वो LIC कंपनी के बिहाफ में, और उसके बदले में LIC, तो ये क्या दे रहा है, ये अपना एजेंसी सर्विसेज दे रहा है। किसको? LIC को, एजेंसी सर्विस। इंश्योरेंस एडवाइज़र इज प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विस, किसको? LIC को। तो ये हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस। और ये हो गया रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है, अब ये जो एजेंसी सर्विस है, इसके बदले में उसको LIC कंपनी क्या पे करेगा? LIC कंपनी इस इंश्योरेंस एडवाइज़र को क्या पे करेगा? कमीशन। अब इस कमीशन पे जो GST बनेगा, हु इज लायबल टू पे GST? ऑब्वियसली LIC कंपनी अंडर द RCM। कोई एजेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है GST में, ठीक है ना। जनरली एजेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है GST में, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल एजेंट है तो वो नहीं कराएगा GST में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ में आया बात? तो रेसिपिएंट का डेफिनेशन याद रखिएगा ना, तो एकदम कोई भी ट्रांजैक्शन का रेसिपिएंट आपको निकालने में एकदम इजी होगा। रेसिपिएंट का मतलब ये होता है कि जो लायबल है पेमेंट करने के लिए, LIC यहाँ कमीशन पे करने के लिए लायबल है एजेंट को, ठीक है। LIC जो है कमीशन देगा अपने जो सर्विस ले रहा है एजेंट को से, उससे उसके बदले में वो कमीशन देगा उसको। तो लायबिलिटी किसका है पेमेंट करने का? LIC का, इसीलिए वो रेसिपिएंट माना जाएगा। क्लियर? अब इसी में एक और एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं कि मान लीजिए कि वो इंश्योरेंस एडवाइज़र तो है, लेकिन ए लिमिटेड जो है वो इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में, ये कंपनी के रूप में काम कर रहा है। ये बॉडी कॉरपोरेट है, आजकल इस तरह के भी बहुत सारे मिलेंगे जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है बॉडी कॉरपोरेट के रूप में। ये बहुत सारे कंपनी का इंश्योरेंस एडवाइज़र है, बहुत सारे कंपनी का, LIC का भी है, SBI का भी है, HDFC का भी है, वो हर कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है ना। ए लिमिटेड इज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र ऑफ, ये सारे को वो एजेंसी सर्विस दे रहा है, सारे कंपनी को एजेंसी सर्विस। यहाँ ये रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। जो एजेंसी सर्विस दिया उसके बदले में इसको कमीशन मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ भी कमीशन आ रहा है यहाँ से यहाँ। लेकिन इस केस में जनरली FCM लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर जो है पहले वाला एग्जांपल में यहाँ इंडिविजुअल एडवाइज़र था, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन था, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन। जनरली छोटा मोटा जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है,
लेकिन जो बॉडी कॉरपोरेट यानी कंपनी के रूप में किसी बहुत सारे कंपनी का, वो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी का लेकर रखा है, ICICI बैंक का भी लेकर रखा है सपोज इंश्योरेंस का, और भी बहुत सारे, बजाज इंश्योरेंस आजकल है मार्केट में, बहुत सारे इंश्योरेंस का ये एजेंसी लेकर रखा है, ए लिमिटेड, ठीक है ना। तो कंपनी के रूप में काम कर रहा है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र है। तो उस केस में FCM लगेगा, यानी जो यहाँ पर भी सप्लायर ऑफ सर्विस यही है, सर्विस तो यही दे रहा है ना कंपनी को, तो सप्लायर यही है, तो FCM लगेगा, RCM नहीं लगेगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है। यहाँ ये अनरजिस्टर्ड पर्सन था। छोटा मोटा इंश्योरेंस एडवाइज़र जनरली अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, लेकिन अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के रूप में काम कर रहा है, इंश्योरेंस एडवाइज़र बहुत बड़ा एडवाइज़र है, ठीक है, कंपनी के फॉर्म में काम कर रहा है, तो बहुत सारे कॉरपोरेट एडवाइज़र, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में कॉरपोरेट एडवाइज़र है, ये बड़ा बड़ा क्लाइंट है इसका, ठीक है। तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, RCM नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया बात? क्लियर? तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा यहाँ तक पूरा। कल भी क्लास लेंगे जी शाम में, ठीक है। कल भी क्लास लेंगे हम शाम में, कल इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। बहुत सारा पॉइंट है, एक दिन में होगा भी नहीं ख़त्म। 15, 20, 19, 20 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। हम लोग 8 तक कर लिए ना, 7 तक, तो 7 तक कंप्लीट हो गया है। कल इसका जो क्लास फिर से लेंगे हम, 8 से शुरू करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे इसको। तब फिर एग्जाम्शन में जाएंगे हम लोग। एग्जाम्शन शुरू हो जाएगा तो मैंने आधा GST पढ़ लेंगे तब हम लोग, ठीक है। हाँ सर।